Hello once again students. My name is Deepak Yadav and this is Glorify Classes. So we are doing the worksheet 2 of the chapter periodic properties and the variation of properties. So let's start our class. तो वर्कशीट 2 में पहला क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आंसर्स. तो फर्स्ट है एटॉमिक रेडियाई डैश अलोंग द पीरियड एंड इन डैश डाउन द ग्रुप. तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है चेक कर लेते हैं. ये मेरा डाउन द ग्रुप है, ये मेरा अलोंग द पीरियड है. अलोंग द पीरियड है. ठीक है, तो जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस का क्या होता है देख लेते हैं. ये मेरे शेल्स थे अगर आप सबको याद हो तो, और यहाँ पर भी अगर शेल्स बनाऊँ मैं तो क्या होगा, हर बार ये के शेल है इसके अंदर, फिर इसके अंदर एक शेल बढ़ जाता है, फिर नेक्स्ट वाले में एक और शेल बढ़ जाता है मेरा, है ना, और फिर एक शेल और. तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यहाँ तो आराम से हमें दिख रहा है ना, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ही शेल्स रहते हैं हर पीरियड में. एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी, बट अभी क्या है कि आप देखिए अब यहाँ पे क्या है, शेल्स बराबर हैं. शेल्स बराबर है तो मैं इसके अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकता कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है घट रहा है, नहीं पता चला. लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस चार्ज की बात करूँ, यहाँ पर प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, अगर ये लिथियम का है मान लीजिए, तो लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या है 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 3. प्रोटॉन नंबर 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 6 है. यानी कि प्रोटॉन का नंबर प्रोटॉन्स के बढ़ते जा रहे हैं. और प्रोटॉन्स बढ़ना का मतलब क्या हुआ, मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ता जा रहा है. और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन पावर, जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिंग पावर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कंबाइन करके रखने की जो पावर है वो ज़्यादा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. तो वो यहाँ पर कम अट्रैक्ट करेगी, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा. अमाउंट क्या होगा, पास पास होता जाएगा, पास पास होता जाएगा, तो जो साइज है वो कम होता जाएगा, यानी कि डिक्रीज करेगा. ठीक है, यानी कि डिक्रीज करेगा. सिंपल आंसर मैं वैसे ही बता सकता हूँ आपको कि भाई पीरियड्स के अलॉन्ग में डिक्रीज कर रहा है, ग्रुप्स के अलॉन्ग में इंक्रीज कर रहा है. लेकिन मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को याद करने से बेटर है समझ लो, तो झंझट खत्म, याद करने के टेंशन एकदम फ्री हो जाते हैं, है ना. तो ये था उसका रीज़न कि वो डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है. नेक्स्ट देखें, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द इनर्ट गैस आर लार्जर देन दोज ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट्स ड्यू टू द डैश ऑफ डैश इन कंप्लीटली फिल्ड शेल्स. ओके जो भी है ठीक है. So the atomic radii of the inert gas are larger than those of the preceding elements due to force of repulsion in completely. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो तो है फोर्स ऑफ रिपल्शन, जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा मेरे को बोलते हुए. हाँ तो अब क्यों है ये भी देख लेते हैं, है ना. आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे, मतलब जो पीडीएफ फाइल है आंसर की. आपको पता नहीं क्या हो गया. हाँ तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जो ये इनर्ट गैस वाले हैं, लिथियम बेरिलियम, ये पीरियोडिक टेबल का एक पीरियड कौन सा है, 2 की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पीरियड 2 की बात. यहाँ पे नियॉन आ गया, नियॉन क्या है मेरा, इनर्ट गैस. तो यहाँ कहने का मतलब है द एटॉमिक रेडियस ऑफ द इनर्ट गैस आर लार्जर. द एटॉमिक रेडियस, इनर्ट गैस का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में. क्यों, मैंने आपको बताया था इसका जो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है. साइज अगर आप देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज करेगा. क्योंकि एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. लेकिन अचानक से यहाँ पे जाके ये डबल हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब डबल नहीं हो रहा, ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा. तो इन सब के मुकाबले में ये बढ़ जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे न्यूक्लियस है. ठीक है, अब न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट तो करना चाहता है बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ. ये इस पे भी फोर्स लगा रहा है, ये इधर से बाहर आने वाली फोर्स भी लगा रहा होगा. मतलब क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है. ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से, अब ये इसको बोले मान लीजिए जैसे ये है ना,
ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और वहीं भाई ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर, तो ये भी इससे दूसरा, तो इससे क्या होगा, एटॉमिक साइज मेरा क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, है ना। तो यही रीजन है, इसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होती है, इस वजह से इसका साइज, जो इनर्ट गैस का साइज है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स। ओके, थर्ड है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैस एटम इज नोन एज व्हाट। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है, सबको पता चल गया होगा कि कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको एग्जांपल मैंने पिछली बार दिया था, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, हम उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो भी आपके टीचर आपको बताए। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डैश हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। तो किसके पास सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सोचिए, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे होगी, जो बड़े ही प्यार से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, कोई टेंशन ही ना आप, सबसे नहीं, हाईएस्ट सबसे प्यार वाला नहीं है, गलत हो गया, सबसे हाईएस्ट एनर्जी का मतलब क्या है, कम एनर्जी मेरी हाई लगे, ज़्यादा ताकत लगे, मतलब जो निकालना ही ना चाहे। और ऐसा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, जो सबसे छोटा होना चाहिए, पास पास उसके इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो छोड़ना ना चाहे, आसानी से छोड़े ना, इतना ताकतवर हो कि भाई मेरे को नहीं देना मतलब नहीं देना। और नहीं देना से ही आपको याद आ रहा होगा कि कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कसम खा के बैठे होते हैं, ना तो देंगे ना लेंगे, यही सीन होता है ना। तो अभी क्वेश्चन क्या था, मैं तो ये भूल गया, दैट इज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अब हमें क्या देखना, हमें ये तो पता चल गया भाई इनर्ट गैस वाला जो है पीरियोडिक टेबल में, इसी में से हमें हमारा एलिमेंट मिलेगा, किसमें से मिलेगा, इसमें से, इनर्ट गैस वाले में से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करते। सबसे ऊपर आता है हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, जो मर्जी आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें पीरियड देखने की जरूरत नहीं है, बाकी का पीरियोडिक टेबल देखने की जरूरत नहीं है, इससे पता चल गया। हमें क्या देखना पड़ेगा, ग्रुप देखना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आपको मैंने बता रखा है कि साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, आसान होता जाएगा, जो एनर्जी लग रही है, कम से कम एनर्जी लग रही है, वो क्या हो रही है, लो होती जा रही है, बड़े आराम से निकाल दे रहा है एनर्जी, है ना। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ दिखेगी, हाईएस्ट, यहाँ पर सबसे टॉप पे, हीलियम पे। तो क्या कहने का मतलब, हमें क्या पता चला कि जो हीलियम है पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो हीलियम है इसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब तक तो हो जाना चाहिए क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चेक करें। नेक्स्ट है नोबल गैसेस हैव डैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नोबल गैसेस कौन सी है, दोबारा से यही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बात कर चुके हैं, क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मतलब नोबल गैसेस की नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफाइन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कोई बोलेगा, अच्छा कौन बोलेगा, मैं भूल गया था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है एक एटम के एंटर होने पर, ठीक है। एक आइसोलेटेड या फिर जैसा भी हमारा एटम हो, उसमें जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, उसे हम बोलते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर ही नहीं सकता, इनके अपने में, अपने घर में मतलब इतनी ज़्यादा वो बनी हुई है ना कि इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर सकता, तो एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे तो क्या, एफिनिटी इनकी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो क्लोरीन हैज डैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। इस टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है या फिर फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन ऊपर होता है, क्लोरीन यहाँ होता है, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो, जैसे हम नीचे जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। अब सोचिए, साइज बड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अब बड़ा सा रूम है, कोई भी आराम से एंटर कर सकता है बड़े से रूम में, है ना। तो यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
लॉजिक को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज, यानी कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे कम कम होती जा रही है ना। लेकिन यहाँ पे तो कहने का मतलब है यहाँ पे फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की कम होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की कम होती है। तो आंसर होगा कि फ्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। वाई? बिकॉज फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन ही आपस में एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, सुनते ही नहीं है इसके न्यूक्लियस की बात, ठीक है। कोई आना चाहेगा, आ ही नहीं पाता, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ही जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन का थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, तो इसलिए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी वर्ड याद आया मैंने जब बोला था ना, बात बात हम कर रहे थे, टेंडेंसी, उसकी क्या क्षमता, अरे क्षमता कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, छोड़ो नहीं बनना, काबिलियत लिख लेते हैं, काबिलियत, ठीक ही बात है। तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काबिलियत उसकी कह लीजिए, या फिर जो भी है वर्ड, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है और अलोंग द पीरियड क्या करती है, चेक कर लेते हैं। ये अलोंग द पीरियड, ये डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटम को अट्रैक्ट करने की, ये एटम है, एटम को बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी, टेंडेंसी कितनी उसके अंदर ताकत है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियर पावर जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस चार्ज जितना ज़्यादा होता जाएगा, उतना वो अच्छे से अटैक कर पाएगा, उतनी ताकत के साथ अटैक कर पाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ऐसे में क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे में क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंक्रीज, और अगर यहाँ पर इंक्रीज है तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज। ये लॉजिक बड़ा बेकार है लेकिन फिर भी काम करता है। फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज along the period. Next है anion is larger than the parent atom and cation is smaller than the parent atom. anion cation याद है, नहीं याद है, छोड़ो क्या करना है याद करके, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, अगर याद करना आपको अच्छा लगता है तो ऐसे कर लीजिए। cation क्या है, जिसके अंदर CuT कट आ जाता है, ऐसे वाला। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो क्या है, कैटायन, जो नेगेटिव आयंस है वो क्या है, एनायंस। अपना ये तरीका है। हाँ, तो कैटायंस जो है वो हमारे पेरेंट एटम से कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, क्यों, चेक करें। अरे या फिर स्मॉलर होंगे, लार्जर होंगे, देख ही लेते हैं ना। ये मान लीजिए Na, 2 ठीक है, 2 8 और ये 1, ये है पेरेंट एटम, ये है मेरा कैटायन और एनायन, यहाँ पर जो भी बनेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, मान लीजिए इसने किसी को क्या किया, दे दिया, इलेक्ट्रॉन चले गया, लेकिन प्रोटॉन की जो, प्रोटॉन 11 था, इलेक्ट्रॉन 11 था, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, प्रोटॉन का जो नंबर था वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इस पर चार्ज कौन सा लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, और इसके पास पहले 3 शेल थे, अब कितने हो जाएंगे, 2 शेल्स हो जाएंगे, यानी कि एटॉमिक साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी कि स्मॉलर, है ना, स्मॉल हुआ किससे, पेरेंट एटम से छोटा हुआ। तो कैटायन, पॉजिटिव चार्ज मतलब मैंने बताया ना कैटायन, तो कैटायन जो है वो स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। कैटायन जो है स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से। ये हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, एनायन की। मान लीजिए पेरेंट एटम है मेरा, कोई कोई बताइए, कोई तो होना चाहिए ना। क्लोरीन की बात करते हैं, ये ना मेरा क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन ये ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 7, यही होते हैं ना। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन में दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया, इससे क्या होगा, जगह नहीं है लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती आएगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन इन सबके बीच में बढ़ेगी, और साइज क्या होगा, बढ़ने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन के जैसे ही एंटर करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास कितने हैं, मान लो 17 है, ठीक है, और नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन भी 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो साइज बढ़ेगा, यानी कि लार्ज हो जाएगा साइज। और चार्ज कौन सा लगेगा, नेगेटिव का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो एनायन का साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। क्लियर? ओके। हाँ, 10th है हाइड्रोजन क्लोराइड इज ओके, ये तो बहुत ही आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है। जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवा रहा था ना, तब मुझे याद है, बताया था ना क्या क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड। चलो ठीक है, फटाफट करते हैं। ठीक है, देखो आयनिक कंपाउंड क्या है, NaCl, जिसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, एक दूसरे के साथ वो कंबाइन हो जाते हैं, वो NaCl बना देते हैं। फिर आता है कोवलेंट कंपाउंड, जैसे कि H+ और H-। हाइड्रोजन का सीन ऐसे कुछ है, वो बताता नहीं है कि वो पॉजिटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना देंगे H2, लेकिन दोनों तरफ जो है ना इक्वल अमाउंट्स में होंगे। ठीक है, तब वो कोवलेंट बनाएगा। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं हुए, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखें, हाइड्रोजन के पास एक, क्लोरीन के पास 17 होते हैं ना, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड, जहाँ पर इक्वल शेयरिंग नहीं होती है। तो इनके ऊपर कैसा चार्ज लग जाते हैं, क्या नाम था दिमाग से, है जो इस टाइप का साइन होता है ना, पार्शियल। देखा, साइन बनाने पे याद आया। हाँ, पार्शियल चार्ज आ जाता है इस पे, पार्शियल चार्ज आ जाता है इस पे, तो जिसमें अलग अलग कंपाउंड जो जुड़ते हैं तो उन्हें हम पोलर कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे फिलिप्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन है फर्स्ट है, गिव द एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स विच आर इनर्ट इन नेचर। ओके, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई जाएगी, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, यहाँ पर। तो हाँ, तो यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर बताना है 2 एलिमेंट्स का जो कि इनर्ट इन नेचर। अब इनर्ट गैस कौन सी होती है, सबसे 18 ग्रुप वाली। कोई भी 2 एलिमेंट्स बता दीजिए, मैं ऊपर वाले ले लेता हूँ, 2 और 10 एलिमेंट्स। अगर नाम पूछे तो आप लिख सकते हैं हीलियम और नियॉन। नेक्स्ट है, नेम 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड, एक ही पीरियड के 3, कोई भी पीरियड के आप ले सकते हैं। मैंने लिया लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव, नहीं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ एलिमेंट 8 will combine with one atom of electron number 14, element number 14, चेक करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है एलिमेंट 8 के कितने एटम्स एलिमेंट 14 के एक एटम के साथ कंबाइन होंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो पहले तो एलिमेंट 8 कौन सा है ये देखना पड़ेगा, जो कि होगा ऑक्सीजन आपका। फिर एलिमेंट नंबर 14 कौन सा है, जो कि आपका सिलिकॉन होगा। अभी तक आप तो खुद ही चेक कर चुके होंगे, है ना। देखें, H हेलिंग, बैब, सी नॉफ, नी नामजी, L C O 14 नंबर पे ये आ रहा है ना, 12 13 14 नहीं, ये आ रहा है सी, यहाँ पर है ना सिलिकॉन। कैसे किया ये सब आपको पता ही है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो 14 पे सिलिकॉन, ये तो इसका एक एटम के साथ, ये बोल रहा है इसके एक एटम के साथ कितने एटम कंबाइन होंगे। तो सिलिकॉन के पास इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है 14, तो 14 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 284। आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 4, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास जाते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 और 6, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके पास कितने हैं 6, और इसको कितने चाहिए 2 चाहिए, और इसको कितने चाहिए भाई 1 2 3 4, इसको कितने चाहिए 4 चाहिए। अगर मैं इसको ऑक्सीजन को यहाँ पर कंबाइन करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन के यहाँ पे पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऑक्सीजन के पूरे हो गए। और यही अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन कर ले, जैसे मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है ना यहाँ पे, इसके साथ शेयरिंग कर ली। अब देखिए सिलिकॉन के पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊँ, ये देखिए सिलिकॉन 1 2 1 2, ऑक्सीजन 6 हो गए, ये बने ऑक्सीजन, ये बने 8 8 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गए आपके ये। तो आपको क्या इससे दिख रहा है, सबके पास 8 8 अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में वो पूरे हो गए। तो एक एटम हो गया मेरा सिलिकॉन का, और कितने एटम लगे ऑक्सीजन के 2 एटम लगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 2।
नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया, हाउ एलिमेंट्स हो गया। फोर्थ है नेम एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स इन द हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 17। कोई भी 3 एलिमेंट के नाम लिख लीजिए, या तो नंबर पूछा है, नाम पूछा है, नेम एटॉमिक नंबर लिखना है ना। तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के अपने वो लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द एलिमेंट हुज ऑक्साइड फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बना रहा है ऑक्साइड, याद रखना कौन से हैं वो, एल्कली मेटल्स। जब हम एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली मेटल्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड कौन से मेटल्स बनाते हैं, एल्कली मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेम 2 मोर एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2। फ्रॉम ग्रुप 2 होना चाहिए आई गेस, फ्रॉम आना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत होगा। तो नेम 2, अरे मतलब ग्रुप 2 से ना आपको कोई भी 2 एलिमेंट्स लिख दीजिए। तो ग्रुप 2 के 2 एलिमेंट्स का नाम लिख दीजिए, स्ट्रॉन्शियम मैंने लिखा है और बेरिलियम मैंने लिखा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट सिल्वर। याद करने में आसान है, स्पेलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसके सिंबल में भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने सिल्वर आंसर चुना है। इसके बाद फिर से एक टेबल आता है अपना, आंसर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रेंड। गिवन ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो आंसर है एक तरफ। अब जब आप अपने राइट साइड में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, सबको एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग उन्हें वो करना है ना। तो इसके लिए आपका आंसर मेरे को लगता है बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब साइड में जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर आपको वो दिख रहा है टेबल, तो इसको अगर यहाँ पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एटॉमिक रेडियस का वो दिखेगा, क्या बोलते हैं, एक और फिगर दिखेगी एटॉमिक रेडियस के। तो इसके अंदर आपको आराम से दिख रहा है कि पीरियड के अलोंग और ग्रुप के अलोंग में एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप ही इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा हो सकता है आपको। फिफ्थ वाले में क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर में इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज में लिखना है ना। तो इनके आपको क्या सबसे पहले साइज पता होने चाहिए, ठीक है। तो साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं अपने आप। कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटॉमिक साइज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन यार और फ्लोरीन, क्या बचा, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर। इसका क्या है 0.66, अगर मैं गलत नहीं हो तो, नहीं इसका नहीं है, इसका है 0.70, इसका है 0.66, इसका है 0.64, इसका है 0.64, 70, 66, 64। क्लोरीन का मैं थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, इसका 99 होता है और इसका 1.80 होता है, ठीक है। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाना हो तो सबसे कम कौन सा है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके सबसे लास्ट में ये वाला। तो ये होगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ये होगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रेंड एटॉमिक साइज का, ठीक है। फिर हमारा ये वर्कशीट नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय।